हाशिम फ़रोज़ शाह की दुकान की तरफ चल दिया। इसके बाद कमांडो खालिद ने सुराग रसां जासूस से कहा, दोस्त अब तुम्हें एक काम करना है। मैं हाजिर हूँ कमांडर। कमांडो खालिद ने कहा, हम झांसी के इस एमुनेशन सप्लाई सेंटर का जायज़ा लेना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सुराग रसां मुजाहिद एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, ये काम आप किस वक्त करना चाहते हैं? मैंने कहा, दिन की रोशनी में ही होना चाहिए, रात के वक्त तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सुराग रसां जासूस ने कहा, सप्लाई सेंटर एक छोटे से टीले पर है, इस तरफ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। आप जोगी साधुओं का बेस बदल कर भी गए तो फौजी गार्ड आपको टीले पर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आप सिविलियन कपड़ों में भी दिन के वक्त इधर नहीं जा सकेंगे। मैंने सुराग रसां मुजाहिद से पूछा, क्या टीले के आसपास कोई ऊंची जगह है? इसने कहा, इसके बाएं जानिब एक पुराने मीनार का खंडर है। मीनार के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ ज़रूर होंगी? मैंने पूछा। सुराग रसां ने जवाब दिया, हैं मगर बहुत बोसीदा हैं। मैंने कहा, बस ठीक है, अब ये बताओ कि क्या तुम हमें कोई दूरबीन ला कर दे सकते हो? इसका इंतज़ाम हो जाएगा। सुराग रसां ने इत्मीनान दिलाया। मैंने कमांडो खालिद से कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम मीनार के खंडर में से दूरबीन से सप्लाई सेंटर का जायज़ा लें। वो कहने लगा, ये काम हमें आज ही करना होगा और शाम का अंधेरा होने से पहले पहले करना होगा। सुराग रसां जासूस बोला, दूरबीन का इंतज़ाम हाशिम कर देगा, अगर आप कहें तो मैं अभी इसके पास जाता हूँ। अभी जाओ, मैंने कहा। सुराग रसां मुजाहिद के जाने के बाद हम अपनी मिशन के प्लान पर मज़ीद गौर करने लगे। आधे घंटे बाद सुराग रसां मुजाहिद वापस आ गया। अब वो फ़कीराना लिबास में नहीं था। इसने हमें दूरबीन ला कर दी। ये कोई आला क्वालिटी की दूरबीन नहीं थी, मगर इससे हमारा काम चल सकता था। हमने सुराग रसां मुजाहिद को साल लिया, मकान को ताला लगाया और पुरानी मीनार की तरफ चल पड़े। सुराग रसां मुजाहिद अपने साथी हाशिम को इसकी दुकान पर कहया था कि वो 2 घंटे बाद मकान पर आए। झांसी शहर भारत के बड़े पुराने और गुंजान आबाद शहरों में से हैं। यहाँ झांसी की रानी का किला है, महल और बागात हैं। शहर दरवाज़ों की 4 दीवारी के अंदर भी हैं और बाहर भी इनकी कॉलोनियाँ आबाद हैं। शहर की इमारतें पुरानी हवेलियों की तरह हैं। हम शहर की 4 दीवारी से दूर रहकर एक पुराने बाग में एक तारीखी तालाब के करीब से गुजरते हुए एक गैर आबाद जगह पर आ गए। सामने बाएं जानिब एक छोटा सा टीला नजर आया। सुराग रसां ने इस तरफ इशारा करके कहा, इस टीले पर आर्मी सप्लाई सेंटर है। हम परे परे रहकर चलते हुए टीले से कोई 600-700 गज की दूरी से गुजर गए। टीला एक टिब्बे की तरह था, जिसके ऊपर 2-4 दरख्त नजर आ रहे थे। जिस तरफ इसका दाखिला गेट था, इस तरफ कुछ फासले पर मीनार का खंडर था। हम ऊपर से होकर मीनार के अकब में आए। मीनार के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ टूट फूट चुकी थी। सुराग रसां मुजाहिद को हमने नीचे एक तरफ निगरानी करने के लिए रोक दिया और खुद सीढ़ियाँ चढ़ते किसी न किसी तरह मीनार की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए। मैंने दूरबीन लगाकर एमुनेशन सप्लाई सेंटर पर निगाह डाली। एमुनेशन डिपो बहुत बड़े गोदाम की तरह था। छत ढलवान थी, दीवारें ऊंची ऊंची थी, इर्द गिर्द काफ़ी खुली जगह थी। जहाँ एक तरफ फौजी ट्रक खड़े थे, 2 सेंट्री डिपो के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। कोने में फौजी बैरक थी, जिसके आगे गोल दायरे में फूलदार पौधे थे और इनके दरमियान रेजिमेंट के निशान का झंडा बांस पर लहरा रहा था। 2-4 फौजी भी चलते फिरते नजर आए। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि एमुनेशन डिपो के इर्द गिर्द खारदार तारों वाली दीवार नहीं थी, बल्कि एक मर्द जितनी ऊंची पत्थरों की 4 दीवारी बनी हुई थी। मैंने ये सारी तफसील खालिद को जुबानी बताते हुए दूरबीन इसके हवाले की और कहा, 4 दीवारी को खास तौर पर देखो, मुझे तो वहाँ कांटेदार तार दिखाई नहीं दिए। कमांडो खालिद दूरबीन लगाए देर तक सप्लाई सेंटर का जायजा लेता रहा, फिर कहने लगा, 4 दीवारी पत्थरों की है। हैरानी है कि यहाँ खारदार तार नहीं लगाई गई, लेकिन सिक्योरिटी का इंतजाम काफ़ी है। इस तरफ मुझे 2 मशीन गन पोस्टें नज़र आ रही थी। ज़रूर ऐसी ही 2 पोस्टें टीले की दूसरी जानिब भी होंगी। इसने दूरबीन मुझे दे दी। मैं मशीन गन पोस्टें नहीं देख सका। दूरबीन लगाकर गौर से देखा तो सप्लाई सेंटर की दीवार के करीब ही थोड़े थोड़े फासले पर मोर्चे बने हुए थे, जिन पर झाड़ियाँ काट कर डाल दी गई थी। इनमें से मशीन गनों की नालें दूरबीन में साफ नज़र आ रही थी। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, 2 मशीन गन पोस्टें हैं। गार्ड संतरी सिर्फ 2 ही हैं, मगर ज़रा आगे गेट के अंदर दोनों जानिब ऊंचे चबूतरे हैं, जिनमें मुझे चौकोर सुराख नज़र आ रहे हैं। तुम भी देखो। मैंने दूरबीन खालिद को दी। इसने दूरबीन आंखों से लगाई, कहने लगा, ये दोनों भी मशीन गनों के मोर्चे हैं करमदाद। मैंने भी दूरबीन लगाकर इन मोर्चों को फिर से देखा और दूरबीन आंखों से हटाते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। इसका मतलब है कि इस एमुनेशन डिपो में यकीनी तौर पर इंतहाई अहम और जदीद तरीन फौजी असला मौजूद है, वरना इस किस्म के शहरों के करीब बने हुए एमुनेशन सेंटरों में सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं हुआ करती। और शहर के करीब इस एमुनेशन डिपो को भी इसलिए बनाया गया है कि लोग यही समझें कि यहाँ आम किस्म का असला वगैरह रखा गया है। किसी को ज़रा सा शक भी न पड़े कि यहाँ जदीद तरीन फौजी असले का ज़ख़ीरा जमा है। कमांडो खालिद ने दूरबीन लगाकर एक बार फिर टारगेट का जायज़ा लिया। कहने लगा, हमें अपने प्लान में थोड़ी सी
तब्दीली करनी पड़ेगी। हम ऑटोमेटिक पिस्तौल या कमांडो चाकू छुपा कर साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं लेंगे। मैं गौर करने लगा। खालिद दूरबीन आंखों से हटाकर मीनार की मुंडेर के नीचे हो गया। हम दोनों सिरों को नीचे करके बातें करने लगे। मैंने कहा, एक बात वाज़ेह हो गई है कि हम अगर चाहें कि बारूद लगाकर या टाइम बमों के बटन दबाकर वहाँ से फरार हो जाएंगे तो ऐसा नामुमकिन नज़र आता है। हमें नॉर्मल तरीके से सप्लाई सेंटर के अंदर जाना होगा और नॉर्मल तरीके से ही वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। कमांडो खालिद कहने लगा, यानी हमें स्कीम पर अमल करना होगा जो हमने सबसे पहले सोची थी। बिल्कुल वही प्लान हमें इस मिशन में कामयाबी से हमकनार कर सकता है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, अब वापस चलें। हम मीनार के खंडर की सीढ़ियाँ उतर नीचे आ गए। हमारा सुराग रसां साथी एक तरफ छुपकर हमारा इंतजार कर रहा था। हम जिस रास्ते से आए थे इसी रास्ते से अलग अलग होकर वापस रवाना हो गए। मकान पर आए हाशिम अभी तक नहीं पहुंचा था। हम ताला खोलकर ऊपर वाले चौबारे में आकर बैठ गए। सुराग रसां मुजाहिद हाशिम को लेने चल दिया। थोड़ी देर में वो हाशिम को लेकर आ गया। हाशिम ने बताया कि इसने फरोज शाह से सारी बात कर ली है। वो हमारी हर तरह से मदद करने को तैयार हो गया है, बल्कि कहने लगा कि कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। खालिद ने पूछा, वो किस वक्त यहाँ आ रहा है? रात को दुकान बंद करके आ जाएगा। हम मकान में ही बैठे रहे। दोपहर का खाना वहीं खाया। रात का खाना खाकर हम चाय पी रहे थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। हाशिम बोला, फरोज शाह आ गया है। वो नीचे गया और जब ऊपर आया और इसके साथ घुटे हुए बदन का एक बॉडी बिल्डर किस्म का नौजवान था जिसने कुर्ता पजामा पहन रखा था, गले में चांदी का तावीज़ था। इसने अस्सलाम वालेकुम कहा और हमारे पास ही बैठ गया। हाशिम ने इसका तारुफ करवाया। मैंने कहा, पहलवान जी, चाय तो आप शायद नहीं पियेंगे। फरोज शाह मुस्कुराने लगा। शुक्रिया भाईजान, हम पहलवान लोग चाय नहीं पीते। चाय हमें गर्मी करती है। चंद एक बातें करने के बाद कमांडो खालिद ने मतलब की बात शुरू कर दी। फरोज शाह, ये बताओ कि टीले वाले सप्लाई सेंटर से किस किस दिन असला ट्रकों में लोड किया जाता है? इसने कहा, भाईजान 60 ट्रक लोड होकर 2 रोज़ पहले जम्मू कश्मीर की तरफ गए हैं। अब 3 दिन बाद फिर 60 ट्रक लोड होकर जाएंगे। खालिद ने पूछा, तुम कितने सिविलियन वहाँ असला लोड करते हो? हम कुल 6 सिविलियन हैं। 4 हिंदू महाशय हैं, 2 हम मुसलमान हैं, एक दूसरा जब्बार है। खालिद ने सवाल किया, ये जब्बार किस किस्म का आदमी है? फरोज शाह गर्दन घुमाते हुए बोला, भाईजान वो दुनियादार किस्म का आदमी है। पहले रेलवे गोदाम पर मजदूरी करता था, वहाँ एक आदमी से झगड़ा कर बैठा। आजकल इसका कोयलों का अटाल है। मेहनत मजदूरी के लिए ट्रकों पर माल लोड करने के लिए भी आ जाता है। खालिद ने मेरी तरफ देखा। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, हमें इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। खालिद खुद सोचने लगा। फिर इसने फरोज शाह से कहा, फरोज शाह, ये तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हम किस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं। भारत ने अपनी फ़ौज के ज़रिए कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और वहाँ भारतीय फ़ौज कश्मीरी मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म कर रही है। मस्जिदों, खानकाहों और कश्मीरियों के घरों को नजर आतश किया जा रहा है। इन्हें वहशियाना अंदाज में अजियतें देकर हलाक किया जाता है। कश्मीरी हुर्रियत परस्त अपने वतन की आज़ादी के लिए जानों के नजराने दे रहे हैं। भारतीय फ़ौजी जदीद तरीन असले से लैस होते हैं, जबकि कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के पास सिवाय राइफलों के और कुछ भी नहीं है। भारतीय फौजी यूनिटों को झांसी के सप्लाई सेंटर से इस वक्त इंतहाई हलाकत खेज फौजी असला सप्लाई किया जा रहा है, जिससे भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के खून से होली खेल रही है। फरोज शाह ने सीने पर हाथ रखकर कहा, भाईजान, कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी और इस्लाम की खातिर फरोज शाह की एक जान तो क्या हज़ारों जानें हाजिर हैं। आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा, पहला काम तो तुम्हें ये करना होगा कि जब हम तुम्हें कहें, तुम्हें अपने दूसरे साथी जब्बार को कम से कम 4 दिनों के लिए कहीं गायब कर देना है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्योंकि हम जब्बार पर भरोसा नहीं कर सकते। फरोज शाह ने फौरी तौर पर कोई जवाब न दिया। हाशिम कहने लगा, इसको गायब करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा इंतज़ाम भी हो सकता है कि वो खुद कुछ दिनों के लिए झांसी से बाहर चला जाए। क्यों फरोज शाह? जब्बार की छोटी बहन दुबई में अपने खामंद बच्चों के साथ रहती है। हम जब्बार के नाम वहाँ से एक तार भिजवा देंगे कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में बेहोश पड़ी है, जल्दी पहुँचो। जब्बार तार मिलने के बाद हर हालत में दुबई रवाना हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक ही बहन है और वह इससे बड़ी मोहब्बत करता है। हमें अक्सर कहा करता है कि मेरी ये बहन मेरा भाई भी है और मेरी माँ भी है, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। खालिद ने पूछा, क्या तुम लोग दुबई से इस किस्म का तार भिजवा सकते हो? क्यों नहीं? हाशिम बोला, वहाँ मेरा एक जिगरी दोस्त 10 बरस से रह रहा है। मैं जिस वक्त इसे फ़ोन पर कहूँगा वो इस मजमून पर तार जब्बार के पते पर भिजवा दे, वो फ़ौरन भिजवा देगा।
कमांडो खालिद ने कहा, ठीक है, ये मसला तकरीबन तय ही समझो। अब फ़िरोज़ शाह बाकी का काम तुम्हें करना होगा। आप हुक्म करें भाईजान, मेरी जान भी हाजिर है, फ़िरोज़ शाह ने बड़े जज्बे के साथ कहा। कमांडो खालिद ने पूछा, ये बताओ कि तुम लोग एमुनेशन डिपो के बाहर से असले के क्रेट और बक्से उठाकर ट्रकों में लोड करते हो, या तुम्हें ये चीज़ उठाने के लिए असले के गोदाम के अंदर भी जाना पड़ता है? फ़िरोज़ शाह ने कहा, बाहर कोई बक्से नहीं होते जनाब, हम सिविलियन भी फौजी जवानों के साथ गोदाम के अंदर जाते हैं और वहाँ से असलहा के छोटे बड़े क्रेट उठाकर लाते हैं और फौजी ट्रकों में लोड करते हैं। कमांडो खालिद ने कहा, तुमने ये बताकर हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। ये बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है कि गोदाम में पेट्रोल वगैरह के ड्रम भी रखे होते हैं या नहीं? फ़िरोज़ शाह बोला, भाईजान, मुझे ये काम करते हुए 4 साल हो गए हैं, मुझे तो सब कुछ मालूम हो गया हुआ है। मैं तो बक्से को देखकर बता सकता हूँ कि इसमें मशीन गन का मैगजीन है या हैंड ग्रेनेड है। पेट्रोल के ड्रम नहीं होते, बड़े बड़े कैन होते हैं। कमांडो खालिद हंस पड़ा, कहने लगा, ये मुझे मालूम था, मगर मैंने ड्रमों का नाम इसलिए लिया था कि शायद कैन तुम न समझ सको। मगर ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हें फौजी असले की पूरी पहचान है। अब बात यह है कि जिस रोज़ तुम्हारा साथी जब्बार दुबई चला जाएगा, इसके बाद जब तुम अपनी हिंदू साथियों के हमरा ट्रकों में असला लोड करने सप्लाई सेंटर जाओगे, तो हम तुम्हें काले रंग का एक तावीज़ देंगे। ये तावीज़ चौकोर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इस पर चमड़ा मुंडा हुआ होगा, फीता लगा होगा। तुम इस तावीज़ को अपने बाजू पर बांध कर एमुनेशन सप्लाई सेंटर में जाओगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जब तुम असले के क्रेट उठाने अंदर जाओ तो आंख बचाकर यह तावीज़ उतार कर किसी भी पेट्रोल कैन के पास रख दो और रखने से पहले इसको अंगूठी से ज़रा सा दबा दोगे। क्या ये काम इतनी एहतियात के साथ कर सकोगे कि तुम्हारे किसी सिविलियन साथी या किसी फौजी जवान को पता न चल सके? फ़िरोज़ शाह बोला, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है भाईजान, मुझे कोई मुश्किल काम बताएं। कमांडो खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, इस काम को चाहे मुश्किल समझो चाहे आसान, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना ही काम करना है। फ़िरोज़ शाह ने सवाल किया, भाईजान, ये तो मुझे मालूम हो गया है कि जो तावीज़ आप मुझे देंगे वो कोई टाइम बम होगा और बड़ा ही ताकतवर टाइम बम होगा, लेकिन ये ज़रूर बता दें कि बम रखने के कितनी देर बाद फटेगा? कमांडो खालिद ने कहा, 1.5 घंटे बाद फटेगा। इस वक्त तक मेरा ख्याल है तुम अपने घर पहुंच चुके होगे। फ़िरोज़ शाह ने कोई अंदाज़ा लगाकर सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आखिरी फेरा लगाते हुए ये तावीज़ पेट्रोल कैनों के दरमियान रख दूंगा। इसके बाद तो मुझे छुट्टी करके घर ही जाना है। लेकिन भाई साहब, धमाका कितना होगा? हमारे मोहल्ले के मकान तो नहीं गिरेंगे ना? इस पर मैंने फ़िरोज़ शाह को तसल्ली दी, फिक्र न करो, हमारे पहलवान मुजाहिद तुम्हारे घर महफूज रहेंगे, सिर्फ वो पहाड़ी गायब हो जाएगी जिस पर एमुनेशन का गोदाम है। फ़िरोज़ शाह को हमने अपनी प्लान की सारी तफसीलात से आगाह कर दिया, चुनांचे इसे रुखसत कर दिया। हाशिम ने कहा कि वो दुबई टेलीफोन पर अपने दोस्त को खबर कर देगा कि वो जब्बार को इसकी बहन के हादसे के बारे में टेलीग्राम दे दे। 3 दिन के बाद झांसी के आर्मी एमुनेशन सप्लाई सेंटर से गोला बारूद ट्रकों में लोड किया जाना था। 2 दिन पहले हाशिम ने दुबई अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया। दूसरे रोज़ सुबह जब्बार को टेलीग्राम मौसूल हुआ कि इसकी बहन का कार हादसा हो गया है और वो अस्पताल में है। जब्बार दोपहर की फ़्लाइट से दुबई चला गया। अब हमारा मैदान साफ था। दूसरे रोज़ दिन के 10 बजे एमुनेशन सप्लाई सेंटर से असले के ट्रक लोड होने थे। कमांडो खालिद ने इस दौरान झांसी के एक माहिर और तजर्बाकार एक्सपोजर तैयार करने वाले मुजाहिद की मदद से एक ऐसा तावीज़ बम तैयार कर लिया था जिसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। ये तावीज़ रात के वक्त फ़िरोज़ शाह के हवाले कर दिया गया, जिसने इसे अपनी बाजू पर बांध लिया। फ़िरोज़ शाह की घड़ी से हमने अपनी घड़ी मिला ली। इसने बताया कि वो आमतौर पर दोपहर के 1 बजे ट्रक लोडिंग के लिए जाता है। कमांडो खालिद ने कहा, तुम ठीक 1 बजे तावीज़ बम को असले के गोदाम के अंदर पेट्रोल के ड्रमों के साथ रखकर इसको ऊपर से दबा देना। फ़िरोज़ शाह ने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दूसरा दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। उस रोज़ हमारा मिशन कामयाब भी हो सकता था और नाकाम भी। उस रोज़ झांसी के शहरी एक क़यामत खेज़ धमाका सुनने वाले थे और सारा शहर लरसने वाला था, और अगर किसी वजह से तावीज़ बम ब्लास्ट नहीं होता तो हमारा मिशन नाकाम भी हो सकता था। हम अपनी कामयाबी के लिए खुदा से दुआ मांग रहे थे। ठीक दिन के 9:30 बजे फ़िरोज़ शाह ने हाशिम के हाथ हमें ये पैगाम भेजा कि वो सप्लाई सेंटर जा रहा है और हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक अमल में आएगी। हमें क्या करना था ये भी हमने तय कर लिया हुआ था। अपने सुराग रसा जासूस ने हमें वो रास्ता बता दिया था जहाँ से असले से लदी हुई फौजी गाड़ियों को गुजरना था। हम इन 6-7 असले से भरी हुई गाड़ियों को भी रास्ते में उड़ा देना चाहते थे ताकि ये असला भी कश्मीर में तैनात इंडियन फौजों तक न पहुँच सके। हमने टारगेट रजिस्टर कर
रखा था कि हमें कहाँ घात लगाकर बैठना है। चुनांचे हम ठीक 10 बजे हाशिम के मकान से निकल खड़े हुए। सुराग रसा मुजाहिद हमारे साथ था। हम शहर से काफ़ी दूर आ गए। यहाँ हमारे पास छोटे टीलों के दरमियान एक सड़क बल खाती गुजर रही थी। गोला बारूद और जदीद हथियारों से भरे हुए फौजी ट्रकों को इसी सड़क पर से गुजरना था। फ़ैरोज़ शाह ने हमें बता दिया था कि फ़ौजी गाड़ियाँ असला लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हो जाती हैं, लेकिन सिविलियन मजदूर 1 बजे तक असले के गोदाम में बक्स और क्रेट वगैरह को अपनी अपनी जगहों पर रखने के लिए वहीं रहते हैं। हमारे पास 6 हैंड ग्रेनेड थे, ऑटोमेटिक पिस्तौल थे और एक कमांडो चाकू था। स्टेन करने वगैरह हमें नहीं मिल सकी थी। हैंड ग्रेनेड हमारे सुराग रसा मुजाहिद ने अपने ख़ास आदमी के ज़रिए हासिल किए थे। मैं और कमांडो खालिद सिविलियन कपड़ों में थे। हमने सुराग रसा मुजाहिद को वापस भेज दिया और खुद टीले की ढलान पर झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठ गए। अभी फौजी गाड़ियों के आने में काफ़ी वक्त है। हमें मालूम था कि हमें क्या कुछ करना है। अगर तावीज़ बम में आन वक्त पर कोई फ़नी ख़राबी पैदा नहीं होती और फ़ैरोज़ शाह दिन के 1 बजे इसे पेट्रोल ड्रमों के दरमियान रखने में कामयाब हो जाता है, तो फिर 1.5 घंटे बाद यानी ठीक 2:30 बजे झांसी में एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसको झांसी के शहरियों ने कभी नहीं सुना था। टीले की ढलान से हमें सड़क ज़रा नीचे साफ नज़र आ रही थी। जहां हम घात लगाकर बैठे थे वहां पीछे थोड़े फासले पर सड़क टीले के पहलू से होकर सड़क का मोड़ घूमती हुई सामने आती थी। सड़क खाली पड़ी थी। जब से हम घात लगाए बैठे थे सड़क पर से कोई सिविलियन गाड़ी, रिक्शा या स्कूटर वगैरह नहीं गुजरा था। मालूम होता था कि जिस रोज़ यहाँ से फौजी गाड़ियाँ गुजरनी होती हैं उस रोज़ चंद घंटों के लिए सड़क सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती है। हमने सड़क के पहाड़ी मोड़ पर इसलिए पोजीशन ली थी कि मोड़ घूमने की वजह से फौजी गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाना यकीनी बात थी। ऐन इस वक्त हमें हमला करना था। थोड़ी देर बाद हम अपनी घड़ियों पर वक्त देख लेते थे। जब हमें महसूस हुआ कि फ़ैरोज़ शाह के बयान के मुताबिक इस वक्त असला और जदीद हथियारों से लदी हुई फौजी गाड़ियां झांसी आर्मी सप्लाई सेंटर से रवाना हो चुकी होंगी, तो खालिद ने अपनी प्लान के मुताबिक मुझे इशारा किया। मैं अपनी पोजीशन से उठकर 10 गज परे होकर एक दरख्त की आड़ लेकर बैठ गया। हम एक दूसरे से अब सिर्फ इशारों में बात करते थे। मैंने घड़ी पर वक्त देखा। टाइम शेड्यूल के मुताबिक फौजी गाड़ियों को 5 मिनट बाद पहाड़ी का मोड़ काट कर नमूदार होना था। ऐन इस वक्त मुझे कमांडो खालिद ने खास इशारा किया। इसके साथ वो भी अपनी पोजीशन से उठकर 15 गज ऊपर चला गया। मैंने भी ऐसा ही किया। टीले पर झाड़ियाँ बहुत थीं। हम इनकी ओट में अच्छी तरह से झुककर बैठे थे। हमारी आंखें अपने दाएं जानिब इस जगह पर लगी हुई थीं जहाँ पहाड़ी सड़क मोड़ मुड़ती थी। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट और 15 मिनट भी गुजर गए। फौजी गाड़ियों का कन्वाय नमूदार हुआ। इसके बाद दूर से भारी ट्रक के इंजन की आवाज़ आई। कमांडो खालिद ने मुझे स्टैंड बाई का सिग्नल हाथ के इशारे से दिया। मैं पूरी तरह स्टैंड टू था। 2 ग्रेनेड मेरे हाथ में थे। 2 ग्रेनेड मैंने अपने पास रखे हुए थे। हमारे पास यही मामूली धमाका खेज असला था। चूँकि गाड़ियों में गोला बारूद लदा हुआ था, इसलिए यकीन था कि ये ग्रेनेड ट्रकों में फटकर एटम बम का काम करेंगे और इनके साथ ही ट्रकों में लदा हुआ गोला बारूद क़यामत खेज धमाकों से फट जाएगा। मेरे कान फौजी ट्रक की आवाज़ पर लगे हुए थे। अब इस आवाज़ में दूसरी फौजी गाड़ियों की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। थोड़ी ही देर में पहाड़ी के मोड़ पर एक फौजी जीप नमूदार हुई जिस पर मशीन गन लगी हुई थी। इसके पीछे फौजी ट्रक आने शुरू हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। ये कुल 6 फौजी ट्रक थे। इनमें से आगे के एक ट्रक पर तरपाल पड़ी हुई थी। पिछले 3 ट्रक तरपाल से ढके हुए नहीं थे। अगले 3 ट्रक कमांडो खालिद का टारगेट थे। पिछले 3 ट्रकों पर मैंने यके बाद दीगरे हैंड ग्रेनेड फेंकने थे। 3 ट्रकों के दरमियान एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, लेकिन इस वक्त हमें इसकी परवाह नहीं थी। हमारी निगाहें सिर्फ अपने टारगेट पर थीं। मुझे ऊंचाई से ठीक टारगेट पर हैंड ग्रेनेड फेंकने की बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई थी। कमांडो खालिद के बारे में मुझे थोड़ा सा शक था। हर ट्रक के दरमियान थोड़ा फासला रखा गया था। पहाड़ी सड़क होने की वजह से फौजी ट्रकों की रफ्तार हल्की थी। मैंने अगले 3 ट्रक गुजरने दिए। एक ग्रेनेड मेरे एक हाथ में था, दूसरा ग्रेनेड मेरे दूसरे हाथ में था। जैसे ही चौथा ट्रक मेरे बिल्कुल सीध में नीचे से गुजरने लगा तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर ग्रेनेड का सेफ्टी केज पिन खींचा और इसे खास अंदाज और खास जाविये से ट्रक में फेंक दिया। इसके साथ ही मैंने दूसरा ग्रेनेड दूसरे ट्रक में फेंक दिया। मगर इससे पहले कमांडो खालिद अगले 3 ट्रकों में ग्रेनेड फेंक चुका था। अचानक 2 धमाके हुए। पहाड़ियाँ अपनी जगह से ऊपर नीचे हो गईं। फिर 3 और धमाके हुए। इसके साथ ही मैंने बाकी ग्रेनेड भी पेट के बल लेट कर नीचे फेंक दिए। अब सड़क पर एक बहुत क़यामत खेज धमाका हुआ, जैसे एटम बम फट रहा हो। इस फौजी कानवाई के किसी एक ट्रक में इंतहाई धमाका खेज असला भरा हुआ था। इस धमाके ने क़यामत का मंजर पेश कर दिया। सड़क पर हर तरफ आग के शोले और धुआं ही धुआं था। आदमियों की चीखों पुकार थी और ट्रकों का असला 1-2 सेकंड के बाद फट रहा था
और लोहे के सुर्ख टुकड़े हमारे ऊपर से जन्नाटों के साथ निकल रहे थे। हम प्लान के मुताबिक टीले की ढलान पर एक तरफ को आगे पीछे दौड़ पड़े। खुदा जाने अगली जीप या पिछली जीप बच गई थी। ढलान पर मशीन गन का फायर आने लगा। हम एक दूसरे के आगे पीछे टीले के ऊपर जाने के बजाय दूसरी तरफ भाग रहे थे। गोलियां हमारे ऊपर से गुजर रही थी। असला और गोला बारूद के फटने से वहां कयामत का शोर था, जिसमें मशीन गन फायरिंग के धमाके अलग गूंज रहे थे, लेकिन हम इनकी पहुंच से दूर निकल आए थे। प्रोग्राम के मुताबिक सुराग रसा मुजाहिद मोटरसाइकिल लिए टीले की दूसरी जानिब एक जगह दरख्तों में खड़ा था। हमें दौड़ते हुए आता देखकर इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया। कमांडो खालिद ने मोटरसाइकिल संभाला, मैं इसके पीछे बैठ गया और मोटरसाइकिल ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। प्रोग्राम के मुताबिक सुराग रसा मुजाहिद को वहां से अपने तौर पर एक जगह पहुंचना था। हम मोटरसाइकिल को तेजी से भगाए लिए जा रहे थे। कमांडो खालिद ने एक जगह मोटरसाइकिल खेत में खड़ी कर दी। यहाँ से सुराग रसा मुजाहिद ने आकर मोटरसाइकिल ले जानी थी। आगे शहर के मज़ाफ़ात थे। धमाकों की आवाज़ बराबर आ रही थी, मगर अब छोटा असला फट रहा था। हम बड़े सुकून के साथ नॉर्मल अंदाज में चल रहे थे। मैंने घड़ी देखकर खालिद से कहा, सप्लाई सेंटर वाले धमाके में अभी 1 घंटा 20 मिनट रहते हैं। इसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह को जो मंजूर है वही होगा। हम एक लंबा चक्कर काट कर हाशिम के मकान में आ गए। हाशिम बैठक में हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। फौजी कानवाई की तबाही के धमाके इसने भी सुने थे। कहने लगा, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, आप वाकई बड़े माहिर कमांडो हैं। हमने इसे कोई जवाब न दिया, ऊपर वाले चौबारे में चले आए। हाशिम हमारे पीछे पीछे आया। हमारे पास 2-2 हैंड ग्रेनेड बच गए थे। हमने चारों ग्रेनेड निकाल कर हाशिम को दे दिए। कमांडो खालिद ने इसे कहा, इन्हें किसी ऐसी जगह छुपा कर रख दो कि ज़रूरत पड़ने पर हमें मिल भी जाए, और वो अगर पुलिस यहाँ तलाशी भी ले तो इसे ना मिले। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।